तैयार किया, एक नए तरह के शिल्प को हिंदी कला साहित्य में लाने का काम किया। इन सारी चीज़ों पर मेरे ख्याल से भीम सर बात करेंगे। भीम सर को मैं 2 मिनट में आमंत्रित करना चाहूँगा। माइक सर तैयार हो जा रहा है, जरूरत नहीं है तो भीम सर ऐसे ही अपनी बात रखेंगे। आप धन्यवाद कमल और स्टूडेंट यूनियन के दोस्तों। मैं प्रेमचंद की विरासत शब्द जो प्रेमचंद की विरासत विषय है, इस विषय पर बात करने से पहले 2-3 बातें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सवाल है विरासत कैसी, किस तरीके की विरासत, इस विरासत ने क्या हमारी सामाजिक संरचना, राजनीतिक आधार, सांस्कृतिक ढांचे को कोई मुकम्मल रूप दिया। मुझे लगता है हिंदुस्तान की रवायत में 3 चीजें निर्मित होती हैं जो कला, साहित्य, संस्कृति और भाषा के हवाले से विकसित होती है। उस रवायत में पहली जो परंपरा है जिसमें अमीर खुसरो, रहीम, रसखान से होते हुए एक परंपरा प्रेमचंद के यहाँ तक आती है। कविता की परंपरा से वो कथा के सूत्रों में कैसे विन्यस्त होती है, कैसे जुड़ती है, वो परंपरा भाषा, साहित्य और संस्कृति के हवाले से हमारे जीवन को आकार देती है। प्रेमचंद उस विरासत के साहित्यिक रहनुमा हैं और पहली बार वो उस परंपरा से आते हैं जिस परंपरा से भारत की हिंदुस्तानी अवाम का एक सीधा रिश्ता है। भिन्न संस्कृति, विभिन्न समुदाय और धर्मों के लोगों के बीच जो एक अपनत्व और सामाजिक संस्कृति विकसित हुई, जिसको कंपोजिट कल्चर के तौर पर रामधारी सिंह दिनकर या जवाहरलाल नेहरू देखते थे, उसके नुमाइंदगी कथा परंपरा में प्रेमचंद का। मैं उस परंपरा को देखने का अभ्यस्त हूँ। ये मेरी हो सकता है प्रतिबद्धता हो या मेरी पक्षधरता। एक उस रूप में अगर आप देखेंगे, जैसे आज के जमाने में उर्दू को और हिंदी को बांटने की एक देवनागरी आंदोलन और खड़ी बोली आंदोलन के क्रम में एक सांप्रदायिक विद्वेष का जो एक रूप बन पा, जिसकी ओर वीर भारत तलवार साहब इशारा करते हैं, सिपा सितारे हिंद के हवाले से कहें या राजा लक्ष्मण सिंह के हवाले से कहें, तो आप देखेंगे जो वो बहस थी कि भाषाओं को भी आपने धर्म के सांचे में बांट दिया। प्रेमचंद उसको तोड़ते हैं और उसमें एक तरीके से समन्वय था और वो समन्वय गांधी के निकट, वो हिंदुस्तानी के पक्ष करते। तो एक रूप तो प्रेमचंद का इस विरासत का है जिसको हमें सहेजने की जरूरत है, क्योंकि आज के जमाने में जो सांस्थानिक हमले अनेक संस्थानों पर हो रहे हैं, मैं जानबूझ के इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सांस्थानिक हमले, इंस्टीट्यूशनल, कुछ इंस्टीट्यूशंस को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, जिन पर ये कहा जा रहा है कि ये तो एक तरीके से एक ही चीज को प्रायोजित कर रहे हैं। तो आप देखेंगे भले ही वो उनमें अनेक विश्वविद्यालय शामिल हैं, तो एक पहलू तो एक चुनौती तो वहां पर है। दूसरी चुनौती है प्रेमचंद शिक्षा को कैसे देखते हैं, क्योंकि शिक्षा तंत्र हमारे यहाँ अलग अलग तरीके से रहा। परंपरागत शिक्षा की एक अलग पद्धति रही, गुरुकुल व्यवस्था अलग रही, अलग अलग विश्वविद्यालयों और लोगों के साथ अलग तरीके की शिक्षा पद्धति विकसित हुई, जैसे मान लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसे। प्रेमचंद अंग्रेजों के दौर की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं, तो वो कहते हैं, प्रेमचंद कहते हैं, आज के शिक्षालय नहीं जुर्मानालय। गरीब आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, एफोर्ड नहीं कर सकता इतनी ज्यादा फीस। आप देखेंगे प्रेमचंद उस जमाने में भी वही बात कह रहे थे। आज के जमाने में नीट का मसला हो, एनडीए का मसला हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। मुझे पता है क्योंकि मैं सत्ता संरचनाओं को समझ पा रहा हूँ। तो सत्ता संरचनाएं कैसे काम कर रही है और गरीब के हित के लिए कितना काम कर रही है, वो उनके वर्डिक्ट में दिख रहे हैं। तो प्रेमचंद उसमें उस जमाने में कहते हैं आज के शिक्षालय नहीं है बल्कि जुर्मानालय, इनमें सजाएं दी जाती है, अपनी मातृभाषा अपनी जुबानों से इनको काटा जाता है। तो दूसरा मसला है प्रेमचंद शिक्षा को लेकर क्या सोच रखते हैं। वो कहते हैं आधुनिक शिक्षा अच्छी है, ईसाइयों ने बहुत अच्छा काम किया, अनाथालय शुरू किए, मिशनरीज स्कूल शुरू किए, स्वास्थ्य सुविधाएं दी, शिक्षालय शुरू, लेकिन पुराना जमाना भी तो कुछ अच्छा रहा होगा।
तो उनके निबंधों में अगर आप उन चीजों को देखें तो वो कहते हैं तो पुराने जमाने में भी कुछ चीजें अच्छी थी और हर धर्म में थी। तो वो धर्म की जो मानवीयता है वही का स्वरूप तो हमें पकड़ना है, आधुनिकता उसको पकड़ नहीं पा रही। तो वो कहते हैं उसको हमें पकड़ने की आवश्यकता है, इसलिए वो कहते हैं आधुनिकता को आप अपनाइए, लेकिन आधुनिकता के साथ पुराने जमाने की भी जो अच्छी बातें हैं उनको भी साथ में। तीसरी चीज जो मित्रों मेरी समझ में आती है, प्रेमचंद को पढ़ने का एक नजरिया और उनकी विरासत का मसला जो स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लेकर, क्योंकि उसको लेकर बहुत बहसें हैं। शिव कुमार मिश्र साहब ने अलग तरीके से बहस की है प्रेमचंद की विरासत के सवाल को लेकर, गोदान के परिप्रेक्ष्य को लेकर उन्होंने लंबी बहसें चलाई, उसमें बहुत लोगों ने भागीदारी की। उस भागीदारी में कुछ चीजें सामने आई प्रेमचंद को लेकर कि प्रेमचंद की विरासत कोई एक अकेली हिंदी की विरासत है क्या, या हिंदी और उर्दू और हिंदुस्तानी की सामाजिक संस्कृति की विरासत है क्या, या भारतीयता की उत्तराधिकारिणी विरासत है। प्रेमचंद अनेक भाषाओं में अनुदित हुए, जिस तरीके से जो आपके देवदास लिखने वाले राइटर की राइटिंग देखी, तो वहां पर उनको लेकर किसी लोगों ने ये नहीं उठाया ये मेरी भाषा का टेक्स्ट नहीं, सबने कहा ये तो हमारी भाषा का ही टेक्स्ट है। प्रेमचंद की खासियत है परंपरागत किस्सा गोई शैली, लोगों को बांध के रखना, पात्रों के हवाले से चीजों को कहना, और पात्र भी ऐसे जिनका समाज मनोविज्ञान जाति वर्ग को लेकर पूरा मुकम्मल आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो आप देखेंगे प्रेमचंद को पढ़ने का एक नजरिया है कि संप्रेषणीयता की दृष्टि से कम्युनिकेशन जो थ्योरी है कि मान लीजिए कि आधुनिक समय में विभिन्न तरीके के माध्यम है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो कम्युनिकेशन थ्योरी के नजरिए से, कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव के नजरिए से प्रेमचंद सबसे ज्यादा सफल रचनाकार है। केवल सार्थक रचनाकार ही नहीं, सफल रचनाकार भी। आप ध्यान रखिए सफलता और सार्थकता एक साथ प्रेमचंद के साथ जुड़ती है। अगला बिंदु जो महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद ने भारत की सामाजिक जो व्यवस्था थी, राजनीतिक तंत्र था, उसको लेकर कौन सी बहसें चलाई। एक तो औपनिवेशिक सत्ता ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, औपनिवेशिक सत्ता दो तीन काम करती है, पहले वो हमारे इतिहास को मिटाती है, दूसरा हमारी संस्कृति को मिटाती है, हमारी शिक्षा को मिटाती है, और हमें एक हीन भावना पैदा करती है। ये हीन भावना के मुकाबला करने के लिए प्रेमचंद ने इसको एक चुनौती के रूप में अपने सामने ली, और उसी क्रम में उन्होंने कुछ राइटिंग लिखी जो औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देती है। जैसे मान लीजिए सोजे बताए, जिसको जब्त कर लिया गया, प्रतिबंधन का जो शिकार हुआ, सेंसरशिप हुई। आप देखेंगे कि जो सत्ताओं को डर लगता है 3-4 लोगों से, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। एक, सत्ताओं को डर लगता है पत्रकारिता से, बहुत डर लगता है आज के जमाने में मीडिया से। मैं ये नहीं कहूँ कॉर्पोरेट वाला मीडिया नहीं कह रहा हूँ, मैं ध्यान जो डेमोक्रेटिक स्पेस जो बनाता है। तो पहला है कि जो पत्रकारिता के हवाले से आप अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं, जो आपके एक तरीके से सेंसरशिप से मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं। दूसरे हैं कि जो राइटर अपनी राइटिंग में बगावती स्वर रखता, प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा देख लीजिए, बगावती स्वर है, स्वाधीनता की चेतना, स्वाधीनता का वो विरासत का मसला। 30 सोजे वतन में मैंने कहा पहले ही। तीसरा हवाला है कि ऐसे राइटिंग जिसमें प्रेमचंद भारतीय सामाजिक व्यवस्था के निर्माण को नया रूप दे रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि भारतीय समाज व्यवस्था को हम परंपरागत रूप में भांति भांति से परंपरागत सांचों में देखते आए। आधुनिक समाज व्यवस्था की ये देन है और आधुनिकता की बयार से उपजा हुआ एक तत्व है कि उसको हमने वर्गीयता में देखना शुरू किया। इसके लिए निश्चित तौर पर कार्ल मार्क्स का चिंतन उसका उत्प्रेरक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद पर भी उनका और बहुत सारे राइटर जो नैतिकतावादी थे उनका गहरा असर पड़ा, जो मानवतावादी थे उनका उन्होंने अनुवाद भी किया और अनुवाद के हवाले से हिंदी भाषी
जनता को समृद्ध भी किया, उर्दू भाषी जनता को भी समृद्ध किया, क्योंकि प्रेमचंद मूलतः उर्दू के रचनाकार थे, उर्दू से हिंदी में आए। उन्होंने 22 वर्ष काम किया, दोनों भाषाओं में आवाजाही। सवाल है, हम कभी ये चीज विद्यापति के बारे में नहीं कहते, वो भी संस्कृत में आवाजाही कर रहे, मैथिली में भी आवाजाही कर रहे, अमीर खुसरो भी कर रहे, रहीम भी कर रहे। मामला क्या है? क्यों हम इस बहुलता को नहीं पकड़ते? ये सबसे बड़ी ताकत है प्रेमचंद की, कि दोनों भाषाओं की जो है उसमें आवाजाही करवा के काम कर रहे हैं। तीसरा जो मुझको बिंदु समझ में आता है प्रेमचंद को पढ़ने के क्रम में, कि प्रेमचंद भारतीय समाज व्यवस्था के उन वर्गों को उठाते हैं जो कहीं सामाजिक व्यवस्था के नाम पर, कहीं सामंती व्यवस्था के नाम पर, कहीं राजनीतिक व्यवस्था के नाम पर पिस रहे। मान लीजिए कि भारतीय समाज व्यवस्था की संस्था में स्त्रियों की कैसी स्थिति है, तो आप देखेंगे प्रेमचंद स्त्रियों को एक गरिमा देते हैं, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म देते हैं, लेकिन वो भी एक यौन सूचिता के साथ। यहाँ प्रेमचंद कहीं ना कहीं मॉडर्न जेंडर का डिस्कोर्स के साथ संयोजित नहीं हो पाते, तो वहां हमें प्रेमचंद की एक सीमा रेखा दिखाई देती है। एक बिंदु पर इसको जरूर सोचने की आवश्यकता है। दूसरा है, जिस तबके की बात, हरिजन तबके की अछूतोद्धार का कार्यक्रम की हम बात करते हैं, वो स्वाधीनता आंदोलन का एक रचनात्मक काम था, जो राजनीति से प्रेरित भी था और समाज व्यवस्था में 19वीं शताब्दी से चला आ रहा था। उस कार्यक्रम को प्रेमचंद अपने लेखन का हिस्सा बना। आज भी हिंदुस्तान में बड़ी आबादी के साथ कानून बनने के बाद, संविधान में उनके जो है दंड प्रावधान देने के बाद, आरक्षण देने के बाद भी उनके प्रति हमारा समाज कितना मानवीय हुआ, मुझे लगता है आज भी उसमें मानवीयता का अभाव है। क्योंकि मुझे लगता है जैसे जैसे हम उत्तर आधुनिक होते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा हम हिंसा मूलक समाज में प्रवेश करते जा रहे हैं, और हिंसा मूलक समाज मध्यकालीनता की वापसी की ओर इशारा करता है, जहां बर्बरता नंगा नाच के लिए। प्रेमचंद इसकी ओर इशारा करते हैं। आप देखेंगे कि ठाकुर का कुआं कविता को देख, कहानी को पढ़िए, उस कहानी में गंगी अपने आदमी के लिए, बीमार आदमी के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकते। ये व्यवस्था हम ऐसी निर्मित कर रहे हैं जहां पेयजल का संकट ही नहीं, बल्कि मनुष्य का सिसकता हुआ आर्तनाद भी है। तो उसको प्रेमचंद अपनी कहानियों के हवाले से, नॉवलों के हवाले से रखते हैं, और ये प्रसंग एक बहुत लोकप्रिय प्रसंग बनता है। ये केवल अछूत की शिकायत का प्रसंग नहीं है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता का प्रसंग नहीं है, ये बल्कि एक वैश्विक प्रसंग है, एक तरीके से बार्टर डिस्कोर्स का, जिसको प्रेमचंद आगे बढ़ाते हैं। अगला बिंदु है कि प्रेमचंद की कहानियों और कथा साहित्य के हवाले से क्या हम भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सामाजिक इतिहास लिख सकते हैं? इसकी ओर बहुत सारे आलोचकों ने इशारा किया, मैं उनके नाम उल्लेख नहीं करूंगा। तो एक बिंदु वो महत्वपूर्ण है कि पूरा का पूरा भारतीय स्वाधीनता संग्राम है, उसका इतिहास अगर बिना तिथियों और घटनाओं के जानना है तो प्रेमचंद का साहित्य पढ़ा जा सकता है। दूसरी तरफ प्रेमचंद भारतीय शक्ति संरचना को जानते हैं, ग्राम व्यवस्था कैसी है, नगर व्यवस्था कैसी है, तो वो जानते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था में वंचितों के लिए क्या स्पेस है और क्या उनकी सीमाएं। इसको प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोध का ईपीडब्ल्यू के एक लेख में इशारा करते हैं गांधी और अंबेडकर के व्यूज के हवाले से। वो कहते हैं गांधी गांव को कैसे देख रहे हैं, अंबेडकर साहब शहरों को कैसे देख रहे हैं, और कहते हैं गांव दलितों के लिए शोषण के कल कारखाने और शहर उनकी मुक्ति के प्रवेश द्वार। सवाल है शहरों में वो मुक्ति मिली कि नहीं मिली, या शहरों में भी वो जाति घुसपैठ कर गई। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आजकल बहुत नाम होता है डायस्पोरिक लिटरेचर का, प्रवासी साहित्य का, और उस पर हम लोग खूब क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदी दिवस भी 2 तरीके का मनाया जाने लगा है। एक मनाया जाने लगा है विश्व हिंदी दिवस और एक हिंदी दिवस। सवाल है सौतेले व्यवहार एक ही भाषा के साथ, ये थोड़ा
अंतर विरोध वाला मसला। मुझे लगता है कि आपके प्रिविलेज में क्या है, यूरो सेंट्रिक चीजें या डॉलर सेंट्रिक चीजें। मुझे लगता है इसको जरूर जानना चाहिए, सही बनाई जा रही जान कि आपका फर्स्ट पर्सन कौन रहेगा, आपका इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन होगा। तो आप देखेंगे प्रेमचंद इशारा करते हैं उस दौर की कहानियों में, और कुछ कहानियां उनके प्रवासी जीवन की जिनमें जहाजों से लोगों को फेंक दिया जा रहा है और उनकी कोई देखने वाला नहीं, उन स्त्रियों के साथ एक तरीके से अनैतिक व्यवहार किया जा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रेमचंद उस जमाने के जो प्रवासी जीवन में लोग ले जाए जा रहे थे उनकी संवेदना को भी एक रूप दे रहे थे। इसकी और एक आलोचक है कमल किशोर गोयल का, जिन्होंने प्रेमचंद विश्वकोश तैयार किया, जो हिंदी का पहला विश्वकोश है किसी राइटर को लेकर बनाया गया। उसमें उन्होंने इशारा किया कि प्रेमचंद की संवेदना का ग्राफ बहुत बड़ा, विस्तृत फला। तो आप देखेंगे डायस्पोरिक समाज को लेकर प्रेमचंद किस तरीके की समझ रखते हैं और वो बहुत यथार्थ के निकट। अगली प्रेमचंद की जो चिंताओं के केंद्र में जो मेरी समझ में आता है कि भारत का उत्पादक वर्ग जो किसान है, जो सामाजिक संगठन का सबसे बड़ा उत्पादक वर्ग, लेकिन वो टैक्स पेयर वर्ग नहीं, मिडिल क्लास टैक्स पेयर वर्ग में है, सर्विस सेक्टर वाला, इसीलिए सरकार की नजरों से ओझल है। प्रेमचंद के लिटरेचर में वो सेंटर थीम, वो केंद्र में, और वो बार बार किसान की चेतना, किसान की समस्याएं, किसान की प्रॉब्लम, उसकी पारिवारिक जिंदगी, उसके आर्थिक दबाव, सामंतों और कारिंदों और साहूकारों के नीचे पिसता हुआ उसका जीवन, उसको बखूबी चित्रित करते हैं। आज भी क्या भारत की सरकारें किसानों के प्रति उतनी संवेदना का वातावरण रखती है या उतनी पीट करके ओझल होके बैठी हुई है? मुझे लगता है वो पीट करके ओझल होके बैठी हुई है। और कॉरपोरेट का तो ऋण माफ होता है, किसानों के ऋण माफी से पहले ही उनके लिए जो है एक तरीके से फरमान आ जाता है बैंक का, और वो सुसाइडल टेंडेंसी की ओर बढ़ता है। ये आत्महत्या की प्रवृत्ति मुझे लगता है प्रेमचंद के दौर में उतनी विकराल नहीं थी जितनी अब बनी, और मुझे लगता है इसको प्रेमचंद कहते हैं अर्थ आधारित व्यवस्था। वो कहते हैं इसका एक ही सेंटर थीम है, वो है अर्थ पिशाच। अर्थ पिशाच है इसमें, और उसको बोलते हैं ये महाजनी सभ्यता जो हमने बनाई है, ये महाजनी सभ्यता किसी भी व्यक्तियों के लिए, किसी भी समूह के लिए, किसी भी समाज व्यवस्था के समता, भाईचारे, आदर्श और मानवता के लिए अनुकरणीय नहीं है। इसीलिए इस परंपरा का निर्वाह नहीं किया जाए और महाजनी सभ्यता को खत्म किया जाए। और वो महाजनी सभ्यता की मुश्किलों के बारे में बताते हैं। मुझे लगता है महाजनी सभ्यता का जो एक विकराल रूप है वो आधुनिक पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था है, पूंजी आधारित, और उसने सारे सामाजिक वर्गों के लिए चुनौती पैदा की। किसान के लिए सबसे ज्यादा इसलिए चुनौती पैदा की है क्योंकि किसान से आप अपेक्षा करते हैं कि किसान हर बार त्याग करे। क्यों करे? हर व्यवस्था ने उससे उत्सर्ग ही मांगा। आज अगर वो प्रतिरोध कर रहा है तो प्रेमचंद उसको एक सबल बनाने का जरिया बताते हैं। ये काम उससे पहले उड़िया भाषा में फकीर मोहन सेनापति 6 माण 8 गुंठ में कर चुके थे। तो मुझे लगता है प्रेमचंद उस विरासत को आगे बढ़ा जो फकीर मोहन सेनापति की जमीन है। तो आप देखेंगे कभी कभी जो प्रेमचंद के लेखन के आयाम हैं, स्वाधीनता आंदोलन का संग्राम हो, नारी के प्रति उनके जो दृष्टिकोण है, विचार हैं, उनमें अंतर विरोध है। उसकी तरफ में आप शिवरानी देवी की राइटिंग देख लीजिए, रोहिणी अग्रवाल जी की राइटिंग देख लीजिए, अर्चना वर्मा जी की राइटिंग देख लीजिए, उनमें वो अंतर विरोध रिफ्लेक्शन आए हैं बाकायदा और प्रामाणिकता के साथ आए हैं, ऐसा नहीं है। दलित कंसर्न में कुछ चीजें ऐसी है कि प्रेमचंद ने दलितों को एक पहली बार प्लेटफॉर्म दिया। ऐसा नहीं है कि उससे पहले दलित पात्र हमारे समाज में नहीं, लिटरेचर में भी थे लेकिन उतनी प्रमुखता से नहीं। वो जमीन दी प्रेमचंद ने जहां से आप सत्ता व्यवस्था की मुखालफत कर सके, उसके प्रति घृणा का व्यवहार दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है प्रेमचंद ने वो सहानुभूति जो है इन पात्रों के हवाले से दी, और उन पात्रों को उन्होंने
मुकम्मल रूप में प्रस्तुत किया। मुझे लगता है प्रेमचंद की अपनी एक बस्ती है नामावली, वो बस्ती उनके पात्रों के नामों की, उनसे आप उनके समुदाय, जाति विशेष, अवस्था विशेष सबको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक पहलू प्रेमचंद को पढ़ने का, उनकी विरासत को सहेजने का ये हो सकता है, मुझे लगता है उनकी नामावली को लेकर, उनके पात्रों की नामावली को लेकर। लेकिन प्रेमचंद को आधुनिक राजनीतिक अर्थतंत्र ने कैसे बुलाया? हम प्रेमचंद की जयंतियां तो जरूर मना रहे हैं, लेकिन सवाल है प्रेमचंद के विचारों को कितना अपना रहे हैं। जब विचार ही हमारे अंदर नहीं आ रहे तब तो फिर तो हम माल्यार्पण तो करके निकल जाएंगे, चाय भी पी के चले जाएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। प्रेमचंद हमसे बदलाव की अपेक्षा करते हैं, परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं, और परिवर्तन शिक्षा भी करती है, साहित्य भी करता है। और वो जो आंतरिक जो बदलाव हमें होता है वही किसी साहित्य का मूल अभिप्रेत, कि वो पाठक के अंदर वो बेचैनी पैदा कर दे कि वो अंदर से बदल जाए, वो अंदर से संवेदनशील हो जाए। मुझे लगता है प्रेमचंद का लेखन ये काम करता है, उसने किया है। इसीलिए प्रेमचंद की विरासत हमेशा प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था ना तो समता मूलक बन पाई, ना राजनीतिक अर्थतंत्र समावेशी बन पाया, ना फिर धर्म सत्ता जो पहले एक समय में ज्यादा क्रूर थी उसने चोला जरूर बदला। अर्थ सत्ताओं ने नए तरीके के तकनीक आधारित संजाल बना लिए, लेकिन आम आदमी उससे महरूम रहा। आज भी आम आदमी का बच्चा तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था से पिछड़ता जा रहा है। आपने एक जमाने में अंग्रेजी लाके ये काम किया, एक जमाने में फारसी लाके काम किया, एक जमाने में संस्कृत लाके काम किया, आम आदमी को पीछे छोड़ देगा। प्रेमचंद उस अवाम के रचनाकार हैं, उनका साहित्य और उनकी विरासत उस अवाम की धड़कनों को पहचानता है। मुझे लगता है प्रेमचंद की विरासत को समझने का इससे बेहतर नजरिया कुछ नहीं हो सकता कि प्रेमचंद के लेखन से हम संबंध बनाएं, प्रेमचंद की कहानियों, उन पर बनी फिल्मों को दिखाएं, उन पर खेले जा रहे नाटकों को जो है प्रदर्शित करें। यही प्रेमचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि प्रेमचंद पाखंडवाद और अनुष्ठान क्रिया के रचनाकार हैं, और मैं प्रेमचंद को उसी रूप में देखता हूँ जो एक पाठक के भीतर बेचैनी पैदा करते हुए बदलाव करता है। और बदलाव दो तरीके से होता है मित्रों, एक तो होता है हिंसा मूलक और जो है एक तरीके से शस्त्र आधारित। वो एक समय में हो सकता है तात्कालिक, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप यूएसएसआर का विघटन देख सकते हैं। आप मुझे माफ कीजिएगा, ये प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, वहां पर बोलने का एक डायलॉग होना चाहिए, वो डायलॉग ये है। तो आप देखेंगे वो हस्त्र हमने देखा है कि पास्तरनाक जिनके साथ स्टालिन ने क्या किया। मैं उस फेरिस्त में नहीं जाता हूं, क्योंकि वो एक सच है इतिहास का। पूर्वी यूरोप के देशों के साथ क्या किया, वो भी एक सच था इतिहास का। तीसरी तो एक बदलाव होता है जो मनुष्य में सहज बदलाव होता है, जो चीजों को देखने समझने से, शिक्षा से, संस्कृति से, कलाओं से एक टाइम के साथ ये जो बदलाव होता है वो लॉन्ग टर्म चलता है। ये इसके लिए आपको कोई आवश्यकताएं नहीं होती किसी चीज की कि आप जो है किसी प्रोपेगेंडा के साथ कोई काम कर रहे हैं, बल्कि वो मनुष्य सहज रूप में परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन की चीज है भारतीय परंपरा की बहुत पुरानी परंपरा है, विशेषकर जैनिज्म की परंपरा में बहुत लंबी ट्रेडिशन है, बुद्धिज्म की ट्रेडिशन में बहुत लंबी ट्रेडिशन है। तो जो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच थी जिसको चारवाक जैसे सिद्धांतकार बात कर रहे थे, उसके साथ भी प्रेमचंद जुड़ते हैं, आधुनिक अर्थतंत्र के साथ उसको जोड़ते हैं, और भारतीय परिवार व्यवस्था के संबंध कैसे होंगे उसमें आप देखेंगे बूढ़ी काकी जैसी कहानी, बुजुर्गों के प्रति हमारी संवेदना क्या है। आज हमारा बुजुर्ग जीवन ओल्ड एज होम में डाल दिया हमने, हम प्रेमचंद के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। हर शहर में ओल्ड एज होम,
और हम कह रहे हैं हम यूरो और डॉलर कमा रहे हैं, अच्छे जो है पैकेज ले रहे हैं, तो ले रहे हैं तो हमने कॉस्ट क्या अदा की? संयुक्त परिवार का विघटन, जॉइंट फैमिली का विघटन और अपने ही बड़े बुजुर्गों के प्रति नाइंसाफी। दूसरी जो मुझे समझ में आता है, प्रेमचंद के यहाँ बच्चों के बाल जीवन का एक कोना, बाल जीवन का एक संसार। सबसे ज्यादा आज का बच्चा बड़े बस्ते के नीचे दबा हुआ है। प्रेमचंद की कहानी आप देखेंगे, हामिद का कैरेक्टर जरा देखिए, आप उस कैरेक्टर को कैसे भूल जाएंगे? बाजार व्यवस्था भांति भांति के आपको संजाल दिखाती है, लेकिन वो जरूरत की चीजें नहीं। अपनी दादी के प्रति संवेदना, उस बच्चे में वो कोमल तत्व है। हम उस कोमल तत्व को खत्म कर रहे हैं हिंसा मूलक गेम खेलकर। बच्चों को कह रहे हैं मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं जरा मोबाइल पे देख लूं, तू पकड़ ये खेल, वो लगा रखा है खेल हिंसक मूलक। आपने टाइम नहीं दिया, आपने उस बच्चे को हिंसक समाज में तब्दील कर दिया। वो हिंसक समाज का हिस्सा जरूर बनेगा, लेकिन आपका सहयोगी बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, ये इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि वो अच्छा सामाजिक नहीं बन सकता। इसका कारण ये है कि उसका सामाजिकीकरण नहीं हुआ, वो एकल रहा, अंतर्मुखी हुआ, स्वकेंद्रित रहा, सेल्फ सेंटर्ड रहा और हिंसा में वो मजा लेता है, एंजॉय करता है। चीजें घट रही है, कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, उस गेम में वो एंजॉय करता है। आपने उसको सहयोग और पारस्परिक सद्भाव का वातावरण दिया है। भारत की अधिसंख्यक बाल जीवन की दुनिया इस समय उस कटघरे में हमें दिखाई देती है। मुझे लगता है प्रेमचंद को पढ़ने का और समझने का जरिया आप लोगों के हवाले से जो कुछ मैंने बातचीत चंद बातें रखी है, वो मेरी अपनी कुछ बातें नहीं है, जो मैं समझता हूँ पढ़ने लिखने के क्रम में, प्रेमचंद को बार बार पढ़ने के क्रम में, वो मैंने आपके साथ साझा की। प्रेमचंद हमें आईना दिखाते हैं, उस आईने को लेकर साथ चलेंगे तो मुझे लगता है दुनिया बेहतर होगी। लेकिन इस दुनिया में बेहतर से ज़्यादा दुनिया अतिरेकी हुई है, एक्सट्रीम एज में हम रह रहे हैं, जिसमें हर कोई अपने सत्य को मुकम्मल रूप में स्थापित करना चाहता है, दूसरे का सत्य नहीं सुनना चाहता। मुझे लगता है प्रेमचंद मल्टीपल ट्रूथ्स के साथ एक दूसरे से संवाद करने का स्पेस देते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।